ये सिर्फ एक और यूरोपीय चुनाव नहीं, बल्कि ये पूरे महाद्वीप की राजनीति बदल सकता है। हंगेरियन लोग एक अहम चुनाव में वोट डाल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की 16 साल की सत्ता को खत्म या मजबूत कर सकता है। अब ऑर्बन ने यूरोप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रवादी नेताओं में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले वो अब देश की ठहरी अर्थव्यवस्था, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों से मतदाता नाराजगी झेल रहे हैं। जनमत सर्वेक्षण बताते हैं कि पीटर मैगयार जनता के गुस्से का फायदा उठाकर आगे हैं और यूरोपीय मुख्यधारा में वापसी का वादा कर रहे हैं। यहाँ परिणाम अब भी अनिश्चित हैं और दाव सिर्फ हंगरी तक सीमित नहीं है। इस वोट पर ब्रुसेल्स, मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी और यरूशलेम में कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इसका असर ईयू की एकता, यूक्रेन युद्ध और इजराइल की कूटनीति पर पड़ सकता है। आइए एडम डैनियल ब्रूगजेवी को जोड़ते हैं, जो हंगरी के पूर्व राजनयिक और हेती टीवी के प्रधान संपादक हैं। एडम, ओरबान की सत्ता पर खतरा कितना असली है? क्या हम सच में राजनीतिक उलटफेर देख सकते हैं? उनका नेतृत्व क्या दर्शाता है? नमस्ते और बुलाने के लिए धन्यवाद। ये अच्छा सवाल है और ये इस पर निर्भर करता है कि हम किसकी बात मानने को तैयार हैं। अगर हम स्वतंत्र या अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों को देखें तो पीटर मैगयार के संसद में 2/3 बहुमत से जीतने की संभावना है। ये पहली बार है जब ओर्बन शासन ने पिछले 16 वर्षों में वास्तव में हारने का खतरा महसूस किया है। अगर हम सरकारी सर्वेक्षणों को सुने तो वे दिखाते हैं कि ऑर्बन जीतेंगे। वो 2/3 बहुमत नहीं हासिल करेंगे, लेकिन उनके पास पीटर मैगयार की विपक्षी पार्टी से लगभग 10 से 15 अधिक सीटें होंगी। अगर मैगयार जीत जाते हैं तो तुरंत क्या बदलता है, खासकर हंगरी के यूरोपीय संघ, रूस, यूक्रेन, यहाँ तक कि इजराइल के साथ संबंधों के मामले में? ये वे पहली चीजें हैं जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा बदलेंगी, किसी भी तरह की आंतरिक नीतियों से भी पहले। सबसे पहले यूरोपीय संघ के साथ। यूरोपीय संघ पिछले 8 सालों से हंगरी से सरकार बदलने की गुहार लगा रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर पीटर मैगयार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे ईयू फंड्स जो कोविड के बाद से ब्लॉक्ड और फ्रीज थे, फिर से हंगरी में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका हंगरी की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और रूस के साथ संबंध लगभग तुरंत ही खराब होने वाले हैं। हम जानते हैं कि ओर्बान सरकार और रूस के बीच करीबी संबंध हैं। हंगरी के लोग उम्मीद करते हैं कि सत्ता बदलने पर ये संबंध खत्म हो जाएंगे। और फिर वॉशिंगटन का सवाल भी है, जो यहाँ बुडापेस्ट में जेडी वेंस की यात्रा को देखते हुए बहुत अहम है। इस हफ्ते वे किसी भी हंगरी सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन निश्चित रूप से ट्रंप और विक्टर ऑर्बन का खास रिश्ता खत्म हो जाएगा या हंगरी पर असर नहीं रहेगा। दिलचस्प है। अब मैं इजराइल और यरूशलेम के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर बात करना चाहती हूँ। हमें बताइए कि ऑर्बन की नेतृत्व शैली कैसी रही है और उसमें बदलाव से क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो यरूशलेम के नज़रिए से या आमतौर पर यहूदी नज़रिए से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है कि ऑर्बन ने एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, कम से कम सिद्धांत रूप में। सिद्धांत रूप में हंगरी में कोई भी एंटी सेमिटिक टिप्पणी गैर कानूनी है। कृत्य की तो बात ही छोड़िए, और इस नियम को आमतौर पर लागू भी किया गया। हंगरी में हमारे यहाँ सिर्फ छोटे स्तर पर ही प्रो पैलेस्टीनियन प्रदर्शन हुए, बड़े नहीं हुए। और छोटे मोटे प्रदर्शंस वो भी अपने आप शायद बदल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मीडिया उदारवादी बनती है वैसे ही हालात बदल सकते हैं। अभी के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 80% मीडिया खुद पार्टी या विक्टर ऑर्बन की पार्टी के करीबी लोगों के पास है। तो जब ये स्थिति बदल जाएगी तो शायद उदारवादी आवाज़ें फिर से मीडिया में दिखने लगेंगी और देश इतना ज़्यादा प्रो इजरायली नहीं रहेगा। संभव है कि अगर नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का आदेश सैद्धांतिक रूप से लागू किया जा सकता है। ये बदलाव होगा। हंगेरियन यहूदी दृष्टिकोण से हम यहूदी समुदाय, यहूदी आबादी के प्रति सरकार के लहजे में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं करते। वे यहूदी विरोधी नहीं हैं, हम उनसे यहूदी विरोधी होने की उम्मीद नहीं करते, बस थोड़ा कम इजराइल समर्थक होने की उम्मीद है। ठीक है एडम, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हम इन चुनावों के इंतजार कर रहे हैं।